भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय परिवार का मैं डॉक्टर रमेश रोहित यहाँ स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज हम लोग ये हमारा व्याख्यानमाला निरंतर जारी रखते हुए ये चौथा व्याख्यान है हमारा, जो आज़ादी के जो अमृत महोत्सव के रूप में हम लोग मनाने जा रहे हैं। जैसे कि आपको ज्ञात होगा कि हम लोग पिछले वर्षों में याद करो कुर्बानी एक कार्यक्रम शुरू किए थे, वही अमृत महोत्सव उसी रूप में है एक। तो इस अमृत महोत्सव की जो व्याख्यानमाला है, इसमें आज हमारे भारतीय दर्शन के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर नवीन दीक्षित जी जो अपने विचार हमारे बीच साझा करेंगे। उनका जो विषय है स्वराज, स्वराष्ट्र और स्वहा एवं स्वहा, इस पर अपने व्याख्यान हमारे बीच साझा करेंगे। मैं उन्हें अपने मंच पे आमंत्रित करता हूँ कि सर आएँ और अपने विचार हमें प्रदान करें। सर। आदरणीय कुलपति महोदया, कुल सचिव महोदय, प्राध्यापकगण, शोधार्थियों, विद्यार्थी एवं समस्त मित्रों, आज़ादी के अमृत महोत्सव की व्याख्यानमाला की कड़ी में आज हम सभी लोग विशेष रूप से उपस्थित हुए हैं और उसी श्रृंखला में आज हम स्वराष्ट्र, स्वराज एवं स्व इस विषय पर अपने कुछ विचार व्यक्त करेंगे और आपस में इस विषय पर कुछ चर्चा करेंगे। क्योंकि विगत जो व्याख्यान हुए हैं वे भी इन्हीं शीर्षकों के अंतर्गत हुए हैं, तो इन शीर्षकों के विभिन्न आयामों पर हम चर्चारत रहें, इस प्रकार का अभिक्रम यहाँ पर है। तो सबसे पहले मैं हमारा जो आधुनिक जो समय है, आधुनिक काल में भारत में जो नेशन की जो संकल्पना है वो किस प्रकार से विकसित हुई, इस पर थोड़ा विचार केंद्रित करना चाहता हूँ कि भारत में जो एक प्रकार से नेशन या नेशनहुड है, वह उसकी जो संकल्पना है अन्य शेष इतर विश्व के साथ उसका आधुनिक काल में किस प्रकार से प्रादुर्भाव हुआ, या कहें कि किस प्रकार से भारतीयों में आधुनिक संदर्भ में पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस या राजनीतिक चेतना का उत्पन्न हुई, उस पर थोड़ा विचार हम रखेंगे। सबसे पहले जो आधुनिक समय में नेशन जो शब्द है, उस नेशन शब्द के अंतर्गत क्या अभिप्राय ग्रहण किया जाता है, इस पर कुछ विचार हम रखना चाहते हैं। तो आज आधुनिक समय में नेशन जो शब्द है या राष्ट्र जो शब्द है, उस राष्ट्र शब्द के अंतर्गत एक स्वतंत्र शासन प्रणाली का अभिप्राय ग्रहण किया जाता है। एक ऐसा स्वतंत्र शासन प्रणाली किसी राष्ट्र को राष्ट्र बनाती है जिसकी अपनी एक संघीय, केंद्रीय संघीय शासन व्यवस्था हो और जो राजनीतिक, सामरिक, भौगोलिक दृष्टि से एक राष्ट्र हो। तो इस संदर्भ में यदि हम देखें तो आधुनिक विचारकों का जो मत है वह इन बिंदुओं के अंतर्गत किसी भौगोलिक सीमा से बद्ध क्षेत्र को राष्ट्र कहते हैं, जिसकी अपनी एक स्वतंत्र संघीय शासन प्रणाली हो, जो विभिन्न रियासतों में विभिन्न शासन व्यवस्थाओं में बटा हुआ भौगोलिक क्षेत्र ना हो, बल्कि जो है राजनीतिक दृष्टि से, शासन प्रणाली की दृष्टि से एक राष्ट्र हो। तो इस संदर्भ में यदि हम देखें तो आधुनिक समय में इस प्रकार से जो नेशन की जो संकल्पना विकसित हुई, उसका प्रथम आरंभ बिंदु यदि हम देखना जाएं तो वह है फ्रांस की जो राज्य क्रांति हुई 1792 में। उसने इस प्रकार की संकल्पना को उत्पन्न करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उस राज्य क्रांति के फलस्वरूप जो है वह सबसे पहले लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था विश्व में रखी जाना चाहिए, यह जो है मूल्य स्थापित हुआ। और उस राजनीतिक चेतना को ग्रहण करते हुए सबसे पहले फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका इत्यादि देशों ने
अपने राष्ट्र में एक प्रकार की लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था स्थापित की, जो पहले विद्यमान वंशवादी शासन व्यवस्था के विपरीत थी। तो इस दृष्टि से देखें तो अंग्रेज़ों के आने के पहले भारत में इस प्रकार से नेशन की जो है अवधारणा नहीं थी, ऐसा आधुनिक विचारकों का मत है। क्योंकि अंग्रेज़ों के आने के पहले भारत जो था वह विभिन्न रियासतों में बटा हुआ राष्ट्र था, जिसकी अलग अलग राजकीय वंशवादी शासन व्यवस्था वहाँ पर मौजूद थी। तो इस दृष्टि से, इस परिभाषा के अंतर्गत हम कहें कि भारत में अंग्रेज़ों के आने के पहले राष्ट्र की संकल्पना या नेशनहुड या राष्ट्रीयता की संकल्पना विद्यमान थी, ऐसा आधुनिक विचारक स्वीकार नहीं करते हैं। तो अब यहाँ पर प्रश्न आता है कि अंग्रेज़ जो आए तो उन अंग्रेज़ों ने क्या किया। अंग्रेज़ों ने उन रियासतों को धीरे धीरे उनमें अपनी एक सत्ता स्थापित की, और सत्ता को स्थापित करते हुए उन्होंने यहाँ पर एक प्रकार की नेशन की आइडेंटिटी जो है, एक नेशनल आइडेंटिटी जो है वह भारत को दी, राष्ट्रीय अस्मिता भारत को दी, ऐसा आधुनिक विचारक हमारे समक्ष प्रस्तुत करते हैं। अब वास्तव में भारत का जो स्वरूप है राजकीय व्यवस्था को लेकर, वो किस प्रकार का है, तो आधुनिक विचारकों का ये कहना है कि भारत की जो अपनी खुद की मूल प्रकृति है, वह पॉलिटिकल फिलॉसफी का एक शब्द प्रयोग करते हैं, बाल्कनाइजेशन। बाल्कनाइजेशन का मतलब यह है कि भारत की जो मूल राजनीतिक दृष्टि है वह है छोटी छोटी रियासतों में बटी होना। मतलब छोटे छोटे रियासतों को मिलकर भारत एक राष्ट्र बनता है। यदि उसे आप राष्ट्र कहें तो उसमें जो है एक केंद्रीय कोई शासन व्यवस्था नहीं है। इस प्रकार से जो बाल्कनाइजेशन की जो व्यवस्था है वह भारत का मूल स्वभाव है, ऐसा आधुनिक विचारक मानते हैं। और अंग्रेज जो जब राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम आरंभ हुआ तो अंग्रेज़ों का भारत को स्वतंत्र करने में इतना लंबा समय लेने का एक तर्क ये भी था कि वे मानते थे कि यदि भारत को हम स्वतंत्र कर देते हैं तो भारत पुनः जो है अपनी मूल प्रकृति में वापस लौट जाएगा, अर्थात वह छोटी छोटी रियासतों में पुनः बढ़ जाएगा और एक राष्ट्र नहीं रह जाएगा। इसलिए अंग्रेज़ों का जो शासन करना इसलिए भी आवश्यक है कि अंग्रेज़ों ने इसे एक राष्ट्र का एक नेशनल आइडेंटिटी प्रदान की है। और अंग्रेज़ों के जाते समय तो ये ऐतिहासिक तथ्य है ही कि पाकिस्तान के रूप में तो विभाजन हुआ, बाद में हमने देखा कि बांग्लादेश भी विभाजित हो गया और उसके बाद पंजाब और अब कश्मीर जो है, हम तो सभी ये जानते हैं कि वहाँ पर स्वायत्तता या स्वतंत्र राष्ट्र की कितनी मांगें विभिन्न आधारों पर उठी हैं। तो ये सब तथ्य वे आधुनिक विचारक अपनी इस थ्योरी को सत्य या पुष्ट करने की दिशा में व्यक्त करते हैं। अब ये प्रश्न आता है कि आधुनिक समय में जो है, यदि मान लीजिए कि जो नेशन की जो राष्ट्र की जो संकल्पना विकसित हुई तो उसमें अंग्रेजी शासन और अंग्रेजी शिक्षा का कितना महत्व था। तो फिर आधुनिक विचारक ये मानते हैं कि अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार के माध्यम से ही जो वे 3 या 4 जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ उस ज़माने में, जैसे कलकत्ता, चेन्नई और मुंबई यूनिवर्सिटीज़ जो थी, तो वहाँ पर जो अंग्रेजी शिक्षा दी जाती थी, तो वहाँ से जो अंग्रेजी शिक्षा में पढ़े हुए लोग या जो वर्ग थे उनमें एक प्रकार की एक राजनीतिक चेतना उत्पन्न हुई और उस चेतना के प्रतिक्रिया स्वरूप उन्होंने क्या किया कि फिर एक राष्ट्र की संकल्पना को विकसित करने की दिशा में जो है वह प्रयास आरंभ किया। और इसी के तहत जो है 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई और धीरे धीरे जो है वह फिर इस दिशा में काम हुआ। लेकिन हम कहें कि 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हो गई तो क्या नेशन की संकल्पना या राष्ट्र की संकल्पना भारत के पास या भारत के किसी उस समय के राजनेता के पास क्या नेशन की संकल्पना विद्यमान थी?
तो फिर वे आधुनिक विचारक ऐसा कहते हैं कि तब भी जो है भारत के पास कोई नेशन की आधुनिक काल में, मॉडर्न एरा में कोई संकल्पना विद्यमान नहीं थी, जब तक कि 1909 में गांधी जी हिंद स्वराज की रचना नहीं कर देते। और हिंद स्वराज की रचना करते हुए वे स्पष्टतः जो है वह भारत एक राष्ट्र है और उसकी एक अपनी स्वराज्य की एक संकल्पना है, एक प्रकार की संकल्पना वे पूरे राष्ट्र और विश्व के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। तो पहली बार किसी भारतीय राजनीतिक विचारक ने भारत को आधुनिक संदर्भ में, आधुनिक शब्दावली और परिभाषावली के अंतर्गत जो है एक राष्ट्र की संकल्पना विकसित करने का प्रयास किया। और जो हमें 1909 के उनके ग्रंथ, जिसे उनके खुद के ही जो राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, उन्होंने उसे पढ़ने के बाद बोला था कि आप इसे विड्रा कर लीजिए, इसे पब्लिश ना करें, क्योंकि उसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो संभवतः जिससे वे सहमत नहीं हो पाए थे। लेकिन पहली बार आधुनिक विचारक ऐसा मानते हैं कि हिंदू स्वराज्य के माध्यम से वह नेशन का जो कंसेप्ट था वह भारत को प्राप्त हुआ। अब इसमें हिंद स्वराज्य जो शब्द है, उस हिंद स्वराज्य में दो शब्द हैं, पहला है हिंद और दूसरा है स्वराज। तो जो हिंद शब्द है वो हिंद शब्द जानबूझकर गांधी जी ने, उर्दू और फारसी का शब्द है, तो ये जानबूझ के हिंद वो भारत भी कह सकते थे या भारत का स्वराज्य या ऐसा कोई शब्द भी रख सकते थे, लेकिन उन्हें जानबूझकर जो है वो हिंद शब्द का प्रयोग किया, क्योंकि हिंद जो शब्द है वह हिंदू के साथ में मुसलमान इत्यादि अन्य जो धर्मेतर लोग हैं उनको भी अपने में शामिल करता है। इस प्रकार से धार्मिक विविधता को, रिलीजियस प्लूरलिटी को उनके स्वराज्य की संकल्पना में महत्व प्रदान किया गया है। ऑल इंक्लूसिवनेस जो है, यह राष्ट्र स्वराज्य की संकल्पना में यह मूल्य अंतर्निहित होना चाहिए, यह गांधी जी ने पहली बार बताया। तो इस दृष्टि से हम देखें तो हिंद शब्द जो है वह, उसका अपना महत्व जो है आधुनिक विचारक स्वीकार करते हैं। अब दूसरा जो शब्द है वह जो शब्द है स्वराज्य। इस स्वराज्य शब्द का अर्थ आधुनिक संदर्भ में गांधी जी क्या ग्रहण करते हैं, वे ये कहते हैं कि एक प्रकार की संघीय लोकतांत्रिक स्वतंत्र शासन प्रणाली जो है वह स्वराज्य शब्द का संकेत करती है कि इसमें जो भारतीयों की अपनी एक केंद्रीय संघीय स्वतंत्र लोकतांत्रिक शासन प्रणाली होगी। यह स्वराज्य शब्द का राजनीतिक संदर्भ में अभिप्राय है, जिसे गांधी जी ने पहली बार किसी भारत के राजनेता ने व्यक्त किया। ऐसा कुछ आधुनिक विचारक आज विचार प्रस्तुत करते हैं। अब ये जो स्वराज्य है, उस स्वराज्य में, स्वराज्य शब्द से गांधी जी ने क्या अभिप्राय ग्रहण किया, तो सबसे इसका जो एक महत्वपूर्ण बिंदु है वह यह है कि गांधी जी पश्चिम की जो शब्द भौतिकवादी सभ्यता थी, उस भौतिकवादी सभ्यता को हिंद स्वराज्य में शैतानी सभ्यता का नाम दिया गया। तो इस शैतानी सभ्यता के मापदंडों को हिंद स्वराज्य पूरा नहीं करेगा, बल्कि वह अपनी ही मूल राष्ट्रीय धारा के अनुकूल जो है वह स्वराज्य की संकल्पना को विकसित करेगा, ऐसा गांधी जी का मानना था। लेकिन यदि हम वेस्ट को स्वराज्य की संकल्पना से बाहर कर देते हैं और जिस प्रकार का चित्र हिंद स्वराज्य में गांधी जी प्रस्तुत करते हैं, वह चित्र जो है वह बहुत अंशों में पश्चिम की सभ्यता, यदि वेस्ट कहें और आधुनिक संदर्भ में वेस्ट और साइंस जो है वो एक प्रकार से आइडेंटिकल टर्म है। तो वेस्ट और साइंस जो है वह दोनों का एक प्रकार से तादात्म्य हो गया है। तो साइंटिफिक जो एडवांसमेंट जो भी वेस्ट के पास है, जो उस ज़माने में रेलवे, कारखाने, बांध, डाक इत्यादि जो व्यवस्थाएं हैं, उन सब का हिंद स्वराज्य में गांधी जी निषेध करते हैं। यदि गांधी जी के अनुसार या हिंद स्वराज्य की संकल्पना के अनुसार स्वतंत्र होने के बाद भारत का जो चित्र उभरेगा वह एक गरीब राष्ट्र का गरीब स्वराज्य होगा, निर्धन स्वराज्य होगा, ऐसा हिंद स्वराज्य के प्रकाशित होने के बाद
उस समय के जो लोगों ने अर्थ ग्रहण किया। इसलिए जो भी लोग थे जिन्हें स्वतंत्र होने के लिए या स्वतंत्रता प्राप्ति करने के लिए अत्यंत उत्कंठा थी, उन्होंने प्रथम दृष्टि में इस गांधी जी के स्वराज्य की जो संकल्पना है उसके प्रति कोई उत्साह व्यक्त नहीं किया, क्योंकि एक स्वतंत्र गरीब राष्ट्र से भला किसका लाभ होने वाला था। हम स्वतंत्रता प्राप्त करें और गरीब रह जाएं और आधुनिक विश्व में जो भी भौतिक समृद्धि के जो साधन है यदि उनसे वंचित रह जाएं तो फिर इस प्रकार के स्वराज्य का, स्वतंत्र स्वराज्य की प्राप्ति से लाभ ही क्या होने वाला था, ऐसा कुछ लोगों ने विचार व्यक्त किया। और मैंने जैसा अभी कहा कि गोपाल कृष्ण गोखले ने भी जब प्रथम बार इसको पढ़ा तो उन्होंने कहा कि आप इसे प्रकाशित ना करें, प्रचारित ना करें और इसको विड्रा कर लें, लेकिन गांधी जी ने वैसा नहीं किया और बाद में इसका बहुत प्रचार हुआ। और अब तो 100 वर्षों बाद यह ब्रिटिश उपनिवेशवाद या साम्राज्यवाद के लिए एक प्रकार का लड़ने का एक प्रकार का औजार के रूप में काम में लाया जाए। तो जो गांधी जी का जो नेशनहुड की जो संकल्पना थी, जिसमें उन्होंने हिंदू और हिंदू धर्मेतर जो भी धर्म थे और जो महिलाएं थी और जो अस्पृश्य लोग थे, उन सभी को इस स्वराज्य की संकल्पना में शामिल किया। उन्होंने बताया कि स्वराज्य की संकल्पना को यदि हमें मूर्त रूप देना है तो इन सभी वर्गों का उसमें योगदान होना चाहिए, क्योंकि ये स्वराज्य जो है यह कुछ लोगों के लिए नहीं बल्कि सभी लोगों का इसमें योगदान होना आवश्यक है। और हमें इसके स्पष्ट उल्लेख जैसे ही वो क्रियात्मक जीवन में आगे बढ़ते हैं, जैसे चंपारण, बारडोली और कारखानों के में जो मजदूरों की हड़ताल है, या कहें कि अस्पृश्यता के जो निवारण के उनके कार्यक्रम हैं, या कहें कि जो इनोवेटिव प्रोग्राम, रचनात्मक कार्यक्रमों के रूप में उन्होंने जो भी कार्यक्रम यहाँ पर प्रस्तुत किए बाद में, वे सब इस स्वराज्य की संकल्पना को मूर्त रूप देने की दिशा में ही बढ़ाए गए कार्यक्रम थे। उनके पहले क्या था, उनके पहले जो भी महिलाओं की भागीदारी को ही देख लें हम, तो महिलाओं की भागीदारी व्यापक रूप से 1905 के जो बंगाल विभाजन या 1913 का जो मूवमेंट है उसमें छुटपुट जो है महिलाओं की भागीदारी हमें देखने को जरूर मिलती है, लेकिन जिस व्यापक दृष्टि से गांधी जी ने जो है महिलाओं का आह्वान किया, और महिलाओं को ही नहीं बल्कि कहें कि उस स्वराज की संकल्पना में उन्होंने जो पार्श्व में लोग थे, जो हाशिए पर डाले गए जो वर्ग थे भारत के समाज के, उन्होंने राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन या स्वराज्य की प्राप्ति के लिए उनको मुख्य धारा में लेकर वो आ जाते हैं। और हमें देखने को मिलता है कि उनके जो स्वतंत्र आंदोलन है उसमें, या जो इस स्वराज्य का जो आंदोलन है उसमें हमें मिल मालिकों, मिल मजदूरों, महिला, पुरुष, सवर्ण, अवर्ण, बुद्धिजीवी, श्रमजीवी जैसे सभी वर्ग जो हैं इस स्वराज की संकल्पना को मूर्त रूप देने के लिए उस आंदोलन से जुड़ जाते हैं। तो यही तो नेशन है, यही तो नेशनहुड है, यही तो राष्ट्र है जिसको स्वतंत्र करने के लिए और सभी वर्ग के लोग अपना प्रतिनिधित्व दे रहे हैं, अपना योगदान दे रहे हैं। ठीक, इसके बाद अब हम देखें कि गांधी जी का या स्वराज्य, गांधी जी की जो स्वराज की संकल्पना थी, उस स्वराज की संकल्पना में जो पर राज्य हैं या पर राष्ट्र हैं या दूसरे देश हैं, उनसे किस प्रकार का संबंध होना चाहिए, यह इस बारे में गांधी जी क्या सोचा करते थे। गांधी जी से एक बार पूछा गया था कि जब भारत आज़ाद हो जाएगा तो दूसरे देशों के साथ भारत का संबंध किस प्रकार का होगा। उदाहरण के लिए ब्रिटेन के साथ भारत का किस प्रकार से संबंध हो सकता है। तो उन्होंने बड़ा फेमस कोटेशन है कि उन्होंने कहा था कि हमें दुनिया का सामना साफ निगाहों से करना होगा। इसका अर्थ यह है कि अतीत में जो कुछ भी हुआ उसको भूलकर, पूर्वाग्रहों से रहित होकर हमें दूसरों देशों के साथ में अपने संबंध स्थापित करने होंगे। यह गांधी जी का वर्ल्ड व्यू था। गांधी जी इस प्रकार से देखा करते थे। और इसी दृष्टि से जब भारत आज़ाद हो रहा था, बड़ा कंट्रोवर्शियल स्टेप गांधी जी का देखने में आता है जब 55 करोड़ रुपए पाकिस्तान को दिए गए थे, जिसकी
जो भी भारत की हिंदूवादी विचारधारा है और तत्कालीन जो शासन व्यवस्था थी उसने बहुत इसका विरोध किया था, लेकिन गांधी जी ने इसकी बहुत इसके लिए जोर लगाया था कि पाकिस्तान जो है हमारा पड़ोसी देश है, तो उसके साथ भी हमारे संबंध जो हैं वह सुखकर और मैत्रीपूर्ण होना चाहिए। तो इस प्रकार से उनका वर्ल्ड व्यू था, दुनिया को देखने की जो दृष्टि थी वह इस प्रकार की थी। अब यहाँ तक जो है इस स्थल पर आकर हमने ये देखने का प्रयास किया कि किस प्रकार से स्वराज्य और स्वराष्ट्र की जो संकल्पना भारत में विकसित हुई और हिंद स्वराज में में हमें जिसके दर्शन होते हैं। तो ये है राजनीतिक चेतना का प्रादुर्भाव कि मनुष्य जो है वह पॉलिटिकल बीइंग भी है, लेकिन मूलतः मनुष्य क्या है? मूलतः मनुष्य जो है, या यदि एग्जिस्टेंशियल पर्पस से यदि हम देखें, उसकी एग्जिस्टेंशियल आइडेंटिटी यदि मनुष्य की हम देखें, तो वह स्व का क्या अभिप्राय ग्रहण करता है। मनुष्य वास्तव में देखा जाए तो एक प्रकार से स्पिरिचुअल बीइंग है, एक प्रकार से आध्यात्मिक अस्तित्व है। और मूलतः देखा जाए तो राजनीतिक अस्मिता के साथ व्यक्ति की जो आध्यात्मिक अस्मिता है वही उसका मूल स्वभाव है। तो स्व के अंतर्गत यदि हम विचार प्रस्तुत करें तो उसमें हमें इस राजनीतिक स्वरूप के साथ ही उसके आध्यात्मिक स्वरूप पर भी विचार रखना आवश्यक हो जाता है। तो भारत में कहें या भारतीय दर्शन में कहें, स्व का क्या अभिप्राय ग्रहण किया है उसका भी संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करके मैं अपनी बात को विराम करूँगा। तो स्व से भारतीय दर्शन में जो आशय ग्रहण किया जाता है वो मानव का जो सार है, जो एसेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग है, वो जो एसेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग है वह स्व है। और उसको भारतीय दर्शन में आत्म या आत्मा का नाम दिया गया है। तो इस आत्म या आत्मा के जो प्रत्यय है, उस प्रत्यय में भारतीय दर्शन किस प्रकार से अपने विचार प्रस्तुत करता है, तो उसका जो अंत या शीर्ष बिंदु है उसी से मैं अपनी बात आरंभ करके उस शीर्ष बिंदु पर कैसे प्रगत रूप से भारतीय दर्शन स्टेप बाय स्टेप पहुंचा, उसका सार मैं आपको बता देता हूं। अद्वैत वेदांत जो है वो आत्म तत्व को, मनुष्य के सार तत्व को सच्चिदानंद कहता है। 3 विशेषण प्रस्तुत किए हैं, सत, चित और आनंद, कि ये आत्म जो है या आत्मा जो है या मनुष्य का जो मूल आध्यात्मिक स्वरूप है वह सच्चिदानंद है। लेकिन इस सच्चिदानंद में से सभी दार्शनिक जो हैं वह सभी दर्शन जो हैं वह इस पर नहीं आते हैं। तो सबसे पहले इस तक कैसे अद्वैत वेदांत पहुंचता है, तो सबसे पहले हम न्याय वैशेषिक को लेते हैं। तो न्याय वैशेषिक सत्य को, एग्जिस्टेंस को, तो और ऐसे एग्जिस्टेंस को नित्य कहता है। वो नित्य अविनश्वर पदार्थ है आत्म। ऐसा नित्य मतलब इटर्नल, मतलब जो कभी नष्ट नहीं होता है, ऐसा नष्ट नहीं होने वाला, हमेशा रहने वाला एक पदार्थ या द्रव्य या सब्सटेंस जो है वह आत्म है। और वह ज्ञाता, कर्ता और भोक्ता है। इच्छा, ज्ञान और अनुभूति उसके आगंतुक धर्म हैं। और चैतन्य या ज्ञान जो है उसका आगंतुक धर्म है। जब पदार्थ का मन के साथ संपर्क होता है तो आत्मा में ज्ञान नामक गुण उत्पन्न होता है। चेतना या ज्ञान उसका स्वभाव नहीं है, बल्कि बाहर से आया हुआ एक प्रकार का गुण है। यह न्याय वैशेषिक दर्शन बताता है। तो वह अद्वैत वेदांत ने जो सच्चिदानंद की संकल्पना प्रस्तुत की उसमें से सत्य को ही ग्रहण करता है, एग्जिस्टेंस को भी ग्रहण करता है। और उस एग्जिस्टेंस को वह नित्य पदार्थ के रूप में देखता है। और पदार्थ है तो उसका गुण भी होगा, जैसे पृथ्वी का गुण गंध होता है। तो आत्मा के जो गुण हैं, जो आगंतुक एक्सीडेंटल एट्रीब्यूट हैं, वे ज्ञान हैं। इसके बाद मीमांसा दर्शन का भी इसी प्रकार का
एक दृष्टिकोण है, और वह दृष्टिकोण यह है कि वह नित्य पदार्थ के साथ इसके विशेषण में एक और शब्द जोड़ देता है, और वह शब्द है विभू, व्यापक है। इसका जो परिमाण है वह परिमाण जो है वो इन्फिनिट। और लेकिन यहाँ भी चैतन्य जो है वह चैतन्य उसका आगंतुक धर्म है, कोई उसका स्वभाव नहीं है। तो इस प्रकार से क्या ये मनमाना है? जो विशेषण प्रस्तुत किए गए हैं उसका कोई आनुभाविक आधार भी है। तो इस आनुभाविक आधार के लिए वे चेतना की 3 अवस्थाएं जो हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, उसमें से सुषुप्ति जिसे प्रगाढ़ निद्रा या डीप स्लीप कहते हैं, उस डीप स्लीप का जो है विश्लेषण करते हैं। उस डीप स्लीप में क्या होता है कि ज्ञान नहीं होता, ऐसा मानना है न्याय वैशेषिक और सांख्य दर्शन का। तो इस आधार पर चूँकि ज्ञान वहाँ नहीं है, तो ज्ञान न होने की वजह से आत्मा का जो स्वभाव है उसको ज्ञान या चैतन्य युक्त नहीं माना जा सकता, ऐसा न्याय वैशेषिक और मीमांसा दर्शन का मानना है। लेकिन एक कदम और आगे बढ़ें, सांख्य दर्शन पर जाएं, तो वे सत्य के साथ में चित्त या ज्ञान को भी जो है आत्मा का स्वरूप निरूपित कर देते हैं। क्योंकि वस्तुतः जो आत्मा है वह सुख और दुख के अनुभव के परे त्रिगुणातीत है। मतलब तीनों गुणों से, सत्व रजस तमस तीनों गुणों से परे जो है वह आत्मा है, और इसलिए वह कर्ता और भोक्ता नहीं है बल्कि केवल ज्ञाता है। ऐसा न्याय वैशेषिक के विपरीत सांख्य दर्शन का मानना है। उसके बाद में सांख्य दर्शन ने 1-2 स्टेप आगे आया, वह सत और चित्त को जो है आत्म का स्वरूप बताया। उसी प्रकार से अद्वैत वेदांत इसमें सत, चित्त और आनंद की संकल्पना भी जोड़ देता है। और यहाँ पर उसका जो फिर से वही अनुभव का विश्लेषण है। सुषुप्ति की अवस्था में, जब सुषुप्ति की अवस्था से जीव बाहर आता है तो वो ये कहता है कि मैंने कुछ नहीं जाना, लेकिन मुझे बहुत मीठी या सुखद नींद आई। तो सुखद जो नींद है वह जो उसी को आनंद कहते हैं वे, और इस आनंद की अवस्था को वह आत्म का अविभाज्य स्वभाव बताते हैं। तो सच्चिदानंद की जो संकल्पना है वह हमें इस प्रकार से अद्वैत वेदांत में देखने को मिलती है। अब जो चार्वाक जैसा जो नास्तिक दर्शन है वह तो देहात्मवादी दर्शन है। उसने तो आत्मा को देह के समतुल्य ही बता दिया है, तो उसे देहात्मवादी दर्शन कहते हैं। बौद्ध दर्शन जो है वह ज्ञान, अनुभूति और संकल्पों की क्षण क्षण में परिवर्तित विज्ञान या चैतन्य संतान या बुद्ध गणों को ही आत्मा कहता है। किसी प्रकार की नित्य सत्ता को मानने का प्रयास नहीं करता है, जैसा कि अन्य भारतीय दर्शन करते हैं। जैन दर्शन भी अपने अनंत चतुष्टय संपन्न रूप में एक नित्य आत्मा को स्वीकार करता है, लेकिन भौतिक पदार्थ जिसे उसने कर्म नाम दिया गया है, उसके सूक्ष्म परमाणुओं के आत्मा में प्रवेश कर जाने के कारण सांसारिक अवस्था में आत्मा इस अनंत चतुष्टय संपन्न स्वभाव से जो है वह नीचे आ जाती है और जीव आत्मा के रूप में दिखाई देने लगती है। तो इस प्रकार से भारतीय दर्शन में स्व की संकल्पना है। तो हमने यहाँ पर 2 लाइनों में यदि हम बात को दोहरा लें तो पहले हमने स्वराष्ट्र और स्वराज्य के रूप में राजनीतिक चेतना संपन्न मनुष्य के गुण को लक्ष्य किया, और उसके बाद हमने उसके वास्तविक आध्यात्मिक स्वस्वरूप पर दृष्टिपात किया। तो इतना ही मुझे आप लोगों से निवेदित करना था। तो यहीं पर मैं सभी को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। आपने स्वराष्ट्र से स्वराज और स्व की जो संकल्पना है हमारे समक्ष साझा की, और किस प्रकार ये जो स्वराष्ट्र की संकल्पना आई, किस प्रकार स्वराज्य की संकल्पना आई, और किस प्रकार स्वयं की जो संकल्पना आपने हमारे बीच जो साझा की, सर हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अब मैं डॉक्टर प्रभाकर पांडे जी से अनुरोध करता हूं
कि वे यहाँ आएँ और धन्यवाद ज्ञापन दें। सर। नमो नमः। अत्यंत संक्षिप्त लेकिन ओजस्वी और कहा जाए तो गंभीर भावों को धारण किए हुए अपने वक्तव्य से आदरणीय नवीन दीक्षित जी ने हम सब लोगों को अपने ज्ञान से न केवल आह्लादित किया, अपितु इस विषय पर कहा जाए कि ये बड़ा ही एक क्लिष्ट विषय है और उस क्लिष्ट विषय के प्रति एक सामान्य अवगाहन हमें कराया। तो मैं आभारी हूँ आदरणीय नवीन दीक्षित सर का कि आपने अपने एक संक्षिप्त और संतुलित वक्तव्य के माध्यम से राष्ट्र की क्या अवधारणा है और राष्ट्र के संदर्भ में किस तरह की बातें कही गई हैं उस पे आपने ध्यान हम लोगों के सामने अपने उस विषय को प्रस्तुत किया। मैं यजुर्वेद का एक मंत्र आप लोगों के साथ रखना चाहूँगा इसमें कि एक यजुर्वेद का मंत्र है वयम राष्ट्रे जागृयाम पुरोहितः। ये यजुर्वेद का मंत्र आता है 9वें अध्याय में, जहाँ पर पुरोहित को जो है आवाहन किया गया है कि पुरोहित आवाहन करते हैं। वयम शब्द है ना, तो वयम शब्द से हम पुरोहित राष्ट्र को जो है जागृत करें, जीवंत करें। तो जैसा आप कह रहे थे तो मेरे मन में विचार भी आया कि कहने के लिए तो लोग कहते हैं कि गांधी जी जो हैं वो राष्ट्र की अवधारणा लेकर आए, लेकिन राष्ट्र की जो है अवधारणा हमारे यहाँ अत्यंत प्राचीन है। तभी गांधी जी के एक संदेश पे उनके एक वक्तव्य पे पूरे भारत से जो है लोग जुड़ गए। तो यानी कि यदि हम ये कहें कि राष्ट्र अगर उस समय नहीं था तो गांधी जी एक गुजरात का व्यक्ति चंपारण के किसानों को लेकर क्यों द्रवित हो रहा था। तो ये कहना कि अंग्रेज़ों के आने के बाद जो है हमारे यहाँ राष्ट्र आया, ये तो ठीक नहीं है और शायद ये वही अवधारणा है जिसको आज तक बताया जा रहा है, जिसको एक विशेष प्रकार के जो है विचारधारा के रूप में जो है पोषित किया जा रहा है। तो राष्ट्र जो है हमारे यहाँ एक सतत प्रवाह के रूप में जो है, जो कहते हैं बंधु सर कहते हैं चिति शक्ति के रूप में कि राष्ट्र जो है हमेशा एक प्रवाहमान रहा है। तो निश्चित रूप से भारत में जो है राष्ट्र पहले भारतवर्ष जम्बूद्वीप, ये सब जो संकल्पनाएं हैं, एक अथर्ववेद का जो है मंत्र भी आता है कि समुद्र पर्यंता यही स्यात् एकरणादिति। तो ये जो मंत्र है ये बताता है कि जो है राष्ट्र जो है हमारी राष्ट्र की अवधारणा कहाँ से कहाँ तक है। तो ये कहना कि जो है उससे पहले हम 1857 की क्रांति, आखिर वो जो 1857 की क्रांति, वो जो सैनिक जिसको विद्रोह कह के जो है बड़ा एक संकुचित करने का प्रयास किया जाता, वो सैनिक आखिर किस चीज़ के लिए संघर्ष कर रहे थे। और उन सैनिकों के साथ जो हैं जो तमाम जो समाज के लोग, अगर झांसी में रानी लक्ष्मीबाई अगर अपने लोगों को लेकर संघर्ष कर रही थी तो आखिर वो किस चीज़ के लिए संघर्ष कर रहे थे। और उससे पहले यदि हम जाएं तो जब इस्लाम का, जब मुग़ल का वो आगमन हुआ, उससे पहले जब इस्लामिक आगमन हुआ, उस समय जो एक धार्मिक मूवमेंट जो चला, उस धार्मिक मूवमेंट में जो है कबीर का जब हम रैदास के साथ संवाद देखते हैं, जब गुरु नानक देव जो है भारत के तमाम संत परंपरा को जो है एक गुरु नानक साहिब में जो है एकत्रित कर रहे हैं, तो वो चीज़ हम ये नहीं कह सकते हैं कि राष्ट्र वहाँ पे नहीं है। तो राष्ट्र की संकल्पना में अभी 16वीं शताब्दी तक ऐसे जैसे जैसे हम पीछे जाते जाएंगे हमें राष्ट्र दिखता जाएगा कि राष्ट्र केवल और केवल जो है एक पॉलिटिकल एंटिटी के रूप में, वो पॉलिटिकल एंटिटी कितना प्रभावी था ये एक विमर्श का विषय है। जो अंग्रेज जाने के बाद भी यदि 526 की रियासतों में जो है तोड़ कर गए थे और उसके बाद भी यदि भारत एकजुट होकर जो है इस रूप में हमें देखने को मिल रहा है, तो ये कहना कि जो है अंग्रेज़ों ने हमें राष्ट्र की अवधारणा दी और उनके आने के बाद, तो ये अपने आप में एक जो है खंडित और एक जिसको हम कह सकते हैं कि एक ऐसी परिकल्पना है जो कि आज के समय में इसको इस पे जो है डिस्कशन भी नहीं होना चाहिए। मैं तो इसको डिस्कशन के योग्य भी नहीं मानता। खैर, आपने जो है उसके गांधी जी के उसको लेकर बड़े अच्छे तरीके से स्वराज्य की संकल्पना को समझाया, तो इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपके प्रति।